तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो नया टॉपिक है वोल्ट मीटर का अंशशोधन। ये लास्ट, इसमें दो टॉपिक और रहेंगे। एक तो वोल्ट मीटर का अंशशोधन, ये जब भी पढ़ेंगे, और एक होगा मीटर का अंशशोधन। ठीक है, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं वोल्ट मीटर का अंशशोधन क्या होता है, इसमें करना क्या होता है। एक मतलब थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ इसका। इसमें वोल्ट मीटर क्या करता है, विभवांतर को मेजर करता है, और विभवमापी भी विभवांतर को ही मेजर करता है। ठीक है, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है ना, वो क्या करता है, त्रुटिपूर्ण मतलब पाठ्यांक देता है। विभवांतर के त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक देता है, मतलब गलत पाठ्यांक देता है। मतलब प्योर जो मेजरमेंट नहीं मिलता है वहाँ से। ठीक है ना, किससे, वोल्ट मीटर से। लेकिन जो विभवमापी होता है वो क्या करता है, प्योर एंड रियल मेजरमेंट करता है विभवांतर का। ठीक है ना, मतलब रियल वैल्यू मिलती है पोटेंशियल डिफरेंस की, किसके थ्रू, पोटेंशियोमीटर के थ्रू, यानी विभवमापी के थ्रू। तो याद रखिएगा, विभवमापी तो क्या करता है, विभवांतर का यथार्थ या वास्तविक मान देता है। लेकिन वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर विभवांतर का त्रुटिपूर्ण मान देता है। तो वोल्ट मीटर के जो पाठ्यांक हैं, जो गलत पाठ्यांक यानी त्रुटिपूर्ण जो पाठ्यांक हैं, उनकी तुलना विभवमापी के सही पाठ्यांकों से करना ही क्या कहलाता है, यहाँ वोल्ट मीटर का अंशशोधन कहलाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर का अंशशोधन। ठीक है भाई, अब देखिएगा, हम बात करेंगे सर्किट अरेंजमेंट। देख लीजिएगा, सर्किट आपके सामने है। सर्किट के बारे में मैं बता देता हूँ। पहला सर्किट आपके सामने है, जिसमें विभवमापी का तार AB है, उसके श्रेणी क्रम में संचायक बैटरी, कुंजिकी और धारा नियंत्रक RS श्रेणी क्रम में लगे। हो गया प्राथमिक परिपथ। अब द्वितीयक परिपथ की बात करते हैं हम। द्वितीयक परिपथ में क्या लगा रखा है, एक मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल लगा रखा है। एक मानक सेल, देखिएगा मानक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ES है। ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल विभवमापी का जो तार है उसका प्रारंभिक बिंदु A से, मतलब विभवमापी का जो तार है ना AB, उसके प्रारंभिक बिंदु A से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 1 से जोड़ते हैं। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करते हैं। अब देखिएगा, नीचे देखिएगा आप, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें एक प्रतिरोध बॉक्स भी लगा रखा है। प्रतिरोध बॉक्स द्वितीयक परिपथ में प्रतिरोध बॉक्स, धारा नियंत्रक RS2, एक और लगा रखा है धारा नियंत्रक RS2, कुंजी K2 और एक सेल E। ये सारे के सारे श्रेणी क्रम में जुड़े। और इस प्रतिरोध बॉक्स के पैरेलल में एक क्या लगा रखा है, वोल्ट मीटर लगा रखा है। कहने का मतलब प्रतिरोध बॉक्स का उच्च विभव वाला सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से और निम्न विभव वाला सिरा नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो ये मतलब कहने का मतलब प्रतिरोध बॉक्स के बीच में लगा रखा है, ये वोल्ट मीटर लगा रखा है। मतलब इसका हमें अंशशोधन करना है, इस वोल्ट मीटर का हमें क्या करना है, अंशशोधन करना है। इसीलिए इसको प्रतिरोध बॉक्स के एकदम पैरेलल में लगा दिया। अब देखिए, प्रतिरोध बॉक्स का निम्न विभव वाला सिरा यहाँ किससे जोड़ रखा है, द्विमार्गी कुंजी के टर्मिनल 3 से जोड़ दिया। और जो सेकंड टर्मिनल है 2 टर्मिनल, मतलब ये देखो, ये नंबर 2 टर्मिनल, इसको धारामापी से और धारामापी को जो कि J से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा सर्किट अरेंजमेंट हो गया। अब देखिएगा, इसकी जो ये सब बातें इसमें लिखी हुई है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है ना, शॉर्टली एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर। अब देखिए, इसकी वर्किंग प्रोसेस देखिएगा, कार्यविधि को ध्यान से देख लीजिएगा। तो वर्किंग प्रोसेस में क्या करना होता है, स्टार्टिंग में K1 को आपको लगा देना है। ठीक है, K1 को जैसे लगाओगे, और K1 को लगाना है, यहाँ कुंजी K1 को लगाना है, और 1 और 2 के बीच में डॉट लगाना है। मतलब 1 और 2 के बीच में सेल ES के लिए क्या करना है हमें, संतुलन 1 और 2 के लिए। देखो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो एक टर्मिनल 1 द्विमार्गी कुंजी का टर्मिनल 1 और ये है टर्मिनल 2, इन दोनों के बीच में डॉट लगा दिया। तो इसका मतलब ये सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट हो गया। ऊपर वाला जो सेकेंडरी सर्किट है वो कंप्लीट हो गया। और कौन से सेल के लिए, ES सेल के लिए। कहने का मतलब ये ES सेल दिख रहा है ना आपको, इस ES सेल के लिए क्या कर दिया हमने, ये सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट कर लिया है। तो इसी सेल के लिए, मानक सेल है ये, सेल कौन सा है, मानक सेल है। तो मानक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ES है। तो इसके लिए हमने क्या किया, 1 और 2 के बीच में डॉट लगा दिया। डॉट लगा के ये सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसी के लिए हम क्या करेंगे, धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति देखेंगे। और वो शून्य विक्षेप की स्थिति कहाँ मिलती है, कहाँ मिलेगी भाई, संतुलन लंबाई हमने मान ली वो विभवमापी के तार पर वो L0 प्राप्त होती है। हमें कितनी प्राप्त होती है, L0 मिली है। ठीक है ना, अरे भाई ये तो सिंपली हमने बहुत सारे एप्लीकेशन कर लिए हैं, अब तो आसानी से आ जानी चाहिए चीज़ें। अब खाली 1 और 2 के बीच में डॉट लगाएंगे, धारामापी में शून्य विक्षेप देखेंगे, किसके थ्रू देखेंगे, जोकी की सहायता से तार पर बाएं दाएं खिसकाएंगे। धारामापी में जैसे 0 विक्षेप मिलेगा तो वो ही क्या हो जाएगी, तार की संतुलन लंबाई हो जाएगी। ठीक है ना, वही तार की क्या हो जाएगी, संतुलन लंबाई। जैसे कि हमने बता दी वो तार की संतुलन लंबाई कितनी है, आपकी बार थोड़ा चेंज कर लिया, L0 लिख दिया मैंने। ठीक है ना, कौन सी सेल के लिए, ES सेल के लिए। ES सेल के लिए संतुलन लंबाई कितनी मिली, L0 मिली। तो यहाँ विभवमापी का मानकीकरण बनेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ जो सेल लिया वो स्टैंडर्ड सेल लिया है, तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है ES, और यहाँ जो बैलेंस लेंथ है वो L0 मिली हमें। तो इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ x = ES/L के L0 के रूप में आ जाएगा।
तो ये तो हो गया काम कंप्लीट, पहले सर्किट का मतलब पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड स्टेप में जो क्या करना होता है वो देखिएगा। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ 1 और 2 से डॉट को यहाँ से रिमूव कर देना है, हटा देना है, और डॉट को 2 और 3 के बीच में लगा देना है। तो ये ऊपर वाला तो फ्री हो जाएगा। अब नीचे वाला जो सर्किट है वो आ जाएगा। अब नीचे वाला सर्किट आ जाएगा। देखो ये पूरा ये सर्किट सारा इसमें कंबाइन कर लेंगे पूरा का पूरा। 2 और 3 के बीच जैसे ही डॉट लगाओगे तो सेकेंडरी सर्किट ये नीचे वाला आ जाएगा, जिसमें प्रतिरोध बॉक्स, वोल्टमीटर ये जुड़े हैं ना, धारा नियंत्रक के कुंजी के 2 और ये सेल वगैरह जुड़े हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सर्किट। तो जैसे ही 2 और 3 के बीच में डॉट लगाओगे तो डॉट लगाने से क्या होगा, इस प्रतिरोध डॉट लगाओगे और कुंजी K2 को यहाँ लगाओगे, कुंजी K2 को यहाँ बंद करोगे, ठीक है ना। यहाँ जो कुंजी K2 है इसको आपको बंद करना है, मतलब लगाना है, कहने का मतलब कुंजी K2 को यहाँ लगाना है, कुंजी K2 को लगाना है और प्रतिरोध बॉक्स से उचित मान का एक प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध बॉक्स से उचित मान का एक प्रतिरोध निकालना है और उस प्रतिरोध में से क्या जाएगी, एक धारा जाएगी। क्या जाएगी भाई, धारा। मतलब यहाँ ये जो सेल लगा रखा है ना, ये सेल जिसका विद्युत वाहक बल ES, इसके कारण क्या होगा, प्रतिरोध R में से एक करंट फ्लो होगी, प्रतिरोध R में से एक करंट फ्लो होगी, एक धारा फ्लो होगी, मतलब जो कि प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया है वो प्रतिरोध, उसमें धारा प्रवाहित होगी। ये कब होगा, ये कुंजी K2 को लगाने के बाद ही होगा। अब आपको यहाँ इच्छित मान की धारा चाहिए, तो इस धारा नियंत्रक की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस प्रतिरोध R में से इच्छित मान की धारा प्रवाहित कर सकते हो। और फिर जो जैसे इच्छित मान की धारा इस प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी तो क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, प्रतिरोध R के सिरों के मध्य विभवांतर क्या बनेगा, V, जो कि कौन मेजर करेगा, वोल्टमीटर मेजर करेगा। कौन मेजर करेगा भाई, अरे भाई इसमें विक्षेप आ जाएगा। अरे जैसे इस प्रतिरोध में से धारा निकलेगी, इस प्रतिरोध में से धारा निकलेगी तो इस वोल्टमीटर में विक्षेप आएगा। क्या आएगा, विक्षेप। विक्षेप का मतलब ये है कि ये वोल्टमीटर की रीडिंग देगा, फिर ये मतलब ये विभवांतर की रीडिंग देगा। ये वोल्टमीटर किसकी रीडिंग देगा, विभवांतर की, जो कि V मिली और जो कि क्या है, त्रुटिपूर्ण है। कैसी है भाई, त्रुटिपूर्ण होगी, है ना भाई, ये त्रुटिपूर्ण होगी। मतलब यहाँ पर मैंने पहले बता दिया कि प्योर मेजर नहीं करेगा, ये वोल्टमीटर की विभवांतर को प्योर मेजर नहीं करेगा। तो समझ में आती है बात, समझ में आती है, दोबारा से समझ लीजिएगा। देखिएगा 2 और 3 के बीच में डॉट लगाना है, ठीक है, और यहाँ कुंजी K2 को लगाना है, ठीक है। कुंजी K2 को लगाने के बाद इस प्रतिरोध बॉक्स से एक उचित मान का प्रतिरोध निकालना है और उस प्रतिरोध में से धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है। इस सेल की वजह से धारा I प्रवाहित होगी और धारा जैसे इसमें से प्रवाहित होगी, और ये देखो RS2 का विशेष रोल रहेगा इसमें। इस RS2 की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक इच्छित मान की ही धारा इस प्रतिरोध में से जाने देंगे, ठीक है। जैसे कि I धारा गई इसमें से, ठीक है, तो एक इच्छित मान की धारा इसमें से जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस ये जो वोल्टमीटर लगा है ना ये समांतर क्रम में, तो इस वोल्टमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। कहने का मतलब निडल वो हिलेगी, वो ठीक है ना, जो निडल होती है वोल्टमीटर में वो हिलेगी। तो यहाँ वोल्टमीटर में विक्षेप आएगा, जो कि क्या करेगा, जो कि विभवांतर की रीडिंग देगा, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देगा, जो कि कैसी होगी, त्रुटिपूर्ण होगी। और उसी विभवांतर के कोरस्पोंडिंग हम क्या निकालेंगे, विभवमापी का जो पाठ्यांक है वो भी निकालेंगे। विभवमापी जो मेजर करता है ना, विभवमापी जो मेजर करेगा, जो विभवांतर मेजर करेगा, उसी का पाठ्यांक निकालेंगे हम, ठीक है। इसी विभवांतर के कोरस्पोंडिंग, जो कि वोल्टमीटर के द्वारा मेजर किया गया है। अरे जो वोल्टमीटर के द्वारा मेजर किया गया विभवांतर जैसे कि V है, और इसी के कोरस्पोंडिंग हम, इसी के संगत हम क्या करेंगे, विभवमापी का जो पाठ्यांक है वो भी निकालेंगे। विभवमापी का जो यथार्थ पाठ्यांक है वो भी निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, वो हम धारामापी में शून्य विक्षेप देखेंगे, ठीक है। और वो शून्य विक्षेप तार की संतुलन लंबाई L2 पर प्राप्त होता है। तार की संतुलन लंबाई L2 पर मिलेगा, मतलब L2 लंबाई पर मिलेगा, ठीक है। संतुलन लंबाई कितने पर मिलेगा, L2 लंबाई पर। कहने का मतलब संतुलन लंबाई कितनी मिलेगी, L2 मिलेगी, क्योंकि आप V के कोरस्पोंडिंग ही तो देख रहे हो, विभवमापी के द्वारा क्या कर रहे हो, विभवांतर को मेजर कर रहे हो, मतलब विभवांतर का यथार्थ मान मेजर कर रहे हो, वास्तविक मान V के कोरस्पोंडिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, धारामापी में 0 विक्षेप देखना पड़ेगा, और उसके लिए आपको जो कि को दाएं बाएं तार पर खिसकाना पड़ेगा। और वो जैसे ही दाएं बाएं खिसकाओगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, धारामापी में 0 विक्षेप, और वो विक्षेप क्या बताएगा, तार की संतुलन लंबाई को मेजर करेगा, जो कि L2 होगी। तो इस प्रकार से हम वो विभवांतर जो होगा, वो विभवांतर हमारा जो बनेगा, इस V के कोरस्पोंडिंग जो विभवांतर बनेगा, जो कि विभवमापी मेजर करता है, विभवमापी मेजर करता है, तो वो है V डैश। तो V डैश इक्वल्स टू हम लिखेंगे x इंटू L2। x का मान हमारे पास है ES अपॉन में, x का मान क्या है हमारे पास, ES अपॉन L0, तो वो रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास V और V डैश में थोड़ा वेरिएशन आएगा। V और V डैश, V तो होगा हमारा वोल्टमीटर के द्वारा मापा गया पाठ्यांक, और V डैश क्या होगा, विभवमापी के द्वारा मापा गया यथार्थ पाठ्यांक, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आएगा, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो कि एरर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब वो डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, एरर यानी त्रुटि को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस प्रकार से ये होगी इसकी कार्यविधि। आप देख सकते हो
ये लास्ट में मैंने लिख भी दिया, वी डैश इक्वल्स टू एक्स एल टू इक्वल्स टू एस अपॉन एल नोट इंटू एल टू, ठीक है ना। यहाँ एक्स की वैल्यू रख दी और ये आ गया हमारा विभवमापी के द्वारा मापा गया यथार्थ पाठ्यांक है, ये वी के कोरस्पोंडिंग है, ठीक है ना, वी के संगत है, जो विभवमापी के द्वारा मापा गया जो पाठ्यांक है यथार्थ पाठ्यांक वो है ये, ठीक है ना। ये कब होगा, ये अपन धारामापी में शून्य विक्षेप देखने पर मिलेगा ये हमें, ठीक है ना। तो वो शून्य विक्षेप देखेंगे और वो संतुलन लंबाई L2 पर मिलेगा, और L2 पर मिलेगा तो इस केस में यहाँ से x इंटू L2 हो जाएगा और यहाँ x की वैल्यू रख देंगे। तो ये वोल्टमीटर के पाठ्यांक में जो त्रुटि होगी वो ये होगी, देख लीजिएगा, डेल v इक्वल्स टू वी माइनस वी डैश के रूप में होगी, ठीक है ना। तो ये v तो किसका है, वोल्टमीटर का त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक है, और ये वी डैश क्या है, विभवमापी का यथार्थ पाठ्यांक है, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका अंशांकन वक्र और देख लीजिएगा। अंशांकन वक्र में कुछ नहीं है, इसमें देखो सीधी सी बात यही है कि जो वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टमीटर के जो पाठ्यांक हैं और उनके संगत विभवमापी के जो पाठ्यांक हैं उनका अंतर लेकर यानी त्रुटि ज्ञात कर लेंगे, और त्रुटि और वोल्टमीटर में मापित जो पाठ्यांक v है उसके मध्य हम आरेख खींच लेंगे, और इस आरेख को हम अंशोधन वक्र बोलेंगे। इस वक्र से सही पाठ्यांक हम ज्ञात कर लेंगे, v डैश इक्वल्स टू वी माइनस डेल v ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। ये पाठ्यांक, ये जो सही पाठ्यांक है ये ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अरे भाई वोल्टमीटर के जितने पाठ्यांक है ना उसके कोरस्पोंडिंग हम क्या करेंगे, विभवमापी के पाठ्यांक का क्या करेंगे, अंतर करेंगे, मतलब इसके संगत जो भी विभवमापी के जो पाठ्यांकों का अंतर करेंगे, दोनों एक तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक होगा और एक विभवमापी का पाठ्यांक होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो अंतर क्या कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगी। और त्रुटि और वोल्टमीटर के द्वारा जो मापित पाठ्यांक है v है उसके मध्य हम आरेख खींचेंगे, और उस आरेख को हम अंशशोधन या अंशांकन वक्र बोलेंगे, और इसी वक्र से हम विभवमापी का जो सही पाठ्यांक है नहीं v डैश है वो ज्ञात कर लेंगे, v माइनस डेल v के रूप में, है ना। तो ये आपके सामने डायग्राम है, त्रुटि के बीच में और वोल्टमीटर के पाठ्यांक के बीच में जो खींचा गया ग्राफ होगा उसे हम अंशांकन वक्र या अंशशोधन वक्र बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। ये हो गया हमारा, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया, न्यू टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तो ये आने का चांस है, इसलिए आपको ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंशांकन वक्र या अंशशोधन वक्र। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, अब देखिएगा एमीटर का जो अंशशोधन है वो और देख लीजिएगा, कैलिब्रेशन बोलते हैं, अंशशोधन का मतलब कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर होता है। तो देखिएगा किस प्रकार से हम अंशशोधन करते हैं। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, एमीटर के जो पाठ्यांक होंगे ना, एमीटर के जो त्रुटिपूर्ण जो पाठ्यांक है उन पाठ्यांकों की तुलना हम क्या करेंगे, विभवमापी के सही पाठ्यांकों से करेंगे, और वो तुलना ही यहाँ क्या कहलाएगी, यहाँ एमीटर का अंशशोधन कहलाएगी, ठीक है। अंशशोधन जो भी देखिएगा भाई, एमीटर के जो गलत पाठ्यांक है यानी त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक है उनकी तुलना विभवमापी के सही पाठ्यांकों से ही करना क्या कहलाता है, एमीटर का अंशशोधन कहलाता है। क्योंकि जो एमीटर जो रीडिंग देगा, करंट की जो रीडिंग देगा, मतलब एमीटर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है, और करंट की कैसी रीडिंग देता है, ये एक प्रकार से त्रुटिपूर्ण रीडिंग देता है, एरर मतलब एरर मिलती है, करंट में क्या मिलती है, एरर। तो मतलब ये त्रुटिपूर्ण रीडिंग देता है। तो और त्रुटिपूर्ण रीडिंग्स की यहाँ कंपैरिजन किससे करनी है, विभवमापी की जो प्योर रीडिंग है ना, प्योर रीडिंग करंट की जो प्योर रीडिंग है उनसे करनी है। तो वो क्या कहलाएगा यहाँ, वो प्रोसेस यहाँ क्या कहलाएगा, एमीटर का अंशशोधन कहलाएगा, यानी वो हमारे पास कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर होगा। ये देखिएगा सर्किट अरेंजमेंट है आपके सामने दिख रहा है। ये इसमें करना क्या है, इसमें आपके सामने प्राथमिक परिपथ तो वही है, सेकेंडरी सर्किट में देख लीजिएगा, सेकेंडरी में ये स्टैंडर्ड सेल तो वही लगा है। पहला काम तो पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा जैसा उसमें था ना, वोल्टमीटर के अंशशोधन में था वो का वही पहला स्टेप रहेगा इसमें भी। अब इसमें करना क्या है, इसमें देखिएगा, इसमें जो प्रतिरोध बॉक्स है ना उसके स्थान पर तो 1 ओम की कुंडली लगाएंगे, प्रतिरोध बॉक्स के स्थान पर क्या लगाएंगे, 1 ओम की कुंडली, और श्रेणी क्रम में क्या जोड़ेंगे, एक एमीटर जोड़ेंगे, क्योंकि एमीटर का अंशशोधन करना है इसलिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और श्रेणी क्रम में इसी के साथ में इसको जोड़ दिया है, ठीक है। और कुछ नहीं, और कुछ नया काम इसमें करना नहीं है, बस ये 2 ही बातें इसमें ऐड करनी है। अब वही बात है, ये हो गया सर्किट अरेंजमेंट। अब हमें बात करनी कार्यविधि के बारे में, तो बहुत आसान है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही काम है कि K1 को लगाएंगे, प्राथमिक परिपथ पूरा करेंगे, और इधर से 1 और 2 के बीच में डॉट लगाएंगे, और डॉट लगा करके हम क्या कर लेंगे, ये सेल के लिए क्या निकाल लेंगे, संतुलन लंबाई L नोट कैलकुलेट कर लेंगे, संतुलन लंबाई L नोट। तो यहाँ विभवमापी का मानकीकरण क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ES अपॉन L नोट। ये तो काम करना है, पहला स्टेप ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में 1 और 2 से जो डॉट लगाया था उसको रिमूव करके 2 और 3 के बीच में क्या कर देंगे, लगा देंगे, 2 और 3 के बीच में रिमूव कर देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे 2 और 3 के बीच में यहाँ पर डॉट लगाएंगे और कुंजी K2 को लगाएंगे, तो इस सेल से इस कुंडली 1 ओम की जो कुंडली लगाई है, इस 1 ओम की कोयल है, इस 1 ओम की कुंडली में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, इस एमीटर में क्या आएगा भाई, धारा प्रवाहित होगी। और इच्छित मान की धारा हम किससे फ्लो कर सकते हैं, इस धारा नियंत्रक की हेल्प से, कम ज्यादा करके। इस धारा नियंत्रक RH2 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस धारा नियंत्रक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ
ये इच्छित मान की धारा इस 1 ओम की कुंडली में से प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी अपने अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, मतलब जो भी मतलब अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग इस धारा नियंत्रक RS2 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मतलब धारा का मान बदल के और इस 1 ओम की कुंडली में से फ्लो कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई भी मान की धारा इसमें से फ्लो हुई है, जैसे आई करंट है वो 1 ओम की कुंडली में फ्लो होती है, क्या होती है, 1 ओम की कुंडली में फ्लो हो रही है। और जैसे ये फ्लो होगी तो इस एमीटर में क्या आएगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब सुई क्या होगी, वो इधर उधर लेफ्ट राइट जाएगी, जो भी है मतलब पाठ्यांक देगी। कहने का मतलब एमीटर की वो रीडिंग क्या देगी, पाठ्यांक देगी। वहाँ से एमीटर की जो नीडल होती है वो क्या देगी, रीडिंग देगी। हाँ रीडिंग यानी पाठ्यांक देगी, क्योंकि यहाँ एमीटर की जो नीडल है उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, विक्षेप आएगा। और वो विक्षेप किसको मेजर करता है, वो करंट को मेजर करता है। और वो करंट यहाँ क्या है, जैसे कि करंट वो है आई, और वो आई क्या है, त्रुटिपूर्ण है। कैसी है भाई, त्रुटिपूर्ण है। वो आई कैसी है, त्रुटिपूर्ण है। तो हमें तो क्या देखना है, उस त्रुटिपूर्ण जो पाठ्यांक है, आई का जो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक है उसके कोरस्पोंडिंग हमें क्या निकालना है, सही पाठ्यांक देखना है। और वो कौन मेजर करेगा, विभवमापी मेजर करेगा। तो विभवमापी के लिए हम क्या करते हैं, धारामापी में जीरो विक्षेप देखते हैं, ठीक है ना भाई। हम धारामापी में क्या देखेंगे, जीरो विक्षेप। अब धारामापी में जीरो विक्षेप किसके लिए देख रहे हैं आप, ये भी पता होना चाहिए। धारामापी में विक्षेप मैं मानता हूँ यहाँ पर ले लिया मैंने, जैसे कि देखिए एक मिनट, एक मेरी बात सुनिए। यहाँ से 1 ओम की कुंडली में धारा प्रवाहित हुई जैसे आई है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, यहाँ से आप बता सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। वी डैश इक्वल्स टू क्या होगा भाई, यहाँ से भाई अगर हम बात करें तो वी डैश बराबर क्या होगा, यहाँ से आई डैश इंटू आर ले लेते हैं। आई डैश क्या है, यहाँ पर आई डैश क्या है, विभवमापी के द्वारा मापा गया यथार्थ पाठ्यांक है धारा का। तो वी डैश इक्वल्स टू आई डैश इंटू आर। लेकिन आर क्या है यहाँ पर, 1 ओम है। तो वी आर क्या भाई, यहाँ पर 1 ओम है। तो यहाँ वी डैश का मान किसके बराबर होगा, आई डैश के इक्वल हो जाएगा। यानी जो कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर है वो धारा के इक्वल होगा। और उसे हम कैसे निकालेंगे, उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से धारामापी में क्या देखेंगे, विक्षेप देखेंगे और संतुलन लंबाई L2 को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। यहाँ पर L2 लंबाई को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से वी डैश बराबर क्या होगा, x इंटू L2 बनेगा। वी डैश बराबर x इंटू L2, और x की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, यहाँ x की वैल्यू ES अपॉन L नोट होती है। तो यहाँ से आ जाएगा वी डैश आ जाएगा। और वैसे नॉर्मली देखा जाए तो वी डैश क्या होता है, वी डैश कुंडली के सिरों के मध्य विभवांतर होगा, जो कि क्या होगा, धारा के इक्वल होगा ना। यहाँ 1 ओम की कुंडली में से धारा जो प्रवाहित, उसके यहाँ 1 ओम की कुंडली में से तो धारा जा रही है, तो वी डैश इक्वल्स टू आई डैश हो जाएगा। तो वी डैश इक्वल्स टू आई डैश। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, प्योर मान से क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जो त्रुटिपूर्ण जो मान होते हैं ना, धारा के जो त्रुटिपूर्ण मान, उनकी तुलना किससे कर सकते हैं, विभवमापी के सही मान से कर सकते हैं, ठीक है ना, यथार्थ मान से। तो देखिएगा, तो ये बातें देखिए इसमें लिख दी मैंने, वी डैश इक्वल्स टू एक्स इंटू L2, बट वी डैश क्या होता है, आई डैश इंटू आर होता है। देखिए मैंने बताया ना कि वी डैश ये तो हमारे धारामापी शून्य विक्षेप मेथड से आ जाएगा, शून्य विक्षेप मेथड से, है ना। धारामापी में जीरो विक्षेप देखना पड़ेगा, और वो विक्षेप संतुलन लंबाई L2 पर मिला है, मतलब वो विक्षेप पॉइंट कहाँ मिला है, संतुलन लंबाई L2 पर मिला है। कहने का मतलब हमने लंबाई कितनी कैलकुलेट की है, वहाँ से L2 कैलकुलेट की है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ वी डैश इक्वल्स टू x इंटू L2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा विभवमापी की हेल्प से। बट वी डैश इक्वल्स टू आई डैश इंटू आर होता है। आई डैश यहाँ आर क्या है, 1 ओम है, तो वी डैश इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो इसका मतलब आई डैश इंटू XL2 भी लिख सकते हो। तो आई डैश इक्वल्स टू ES अपॉन में L2 अपॉन L नोट, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो एमीटर के जो त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक है ना, उन पाठ्यांकों की तुलना हम किससे कर सकते हैं, विभवमापी के जो यथार्थ एवं प्योर मानों से कर सकते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यहाँ कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर का अंश शोधन कहलाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हो गई, ये क्लियर हो गई ये बातें सब। तो ये बातें इसमें लिखी हुई हैं, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ये है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा अंशोधन वक्र में क्या है, अंशोधन वक्र आसान है। अंशांकन वक्र, इसमें भी क्या करना है कि हमें क्या करना है, एमीटर के डिफरेंट क्या लेंगे, यहाँ पर पाठ्यांक लेंगे। पाठ्यांक का मतलब यहाँ ऑब्जर्वेशंस लेंगे, प्रेक्षण लेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट रीडिंग लेंगे। तो किसकी, एमीटर की डिफरेंट रीडिंग किसकी हेल्प से लेंगे, धारा नियंत्रक RH2 की हेल्प से लेंगे। वहाँ से धारा के मान को चेंज करेंगे और एमीटर के डिफरेंट रीडिंग लेंगे, और उनके कोरस्पोंडिंग हम किसकी, विभवमापी की रीडिंग लेंगे। और विभवमापी की जो रीडिंग लेंगे, जो धारा की रीडिंग लेंगे, विभवमापी के थ्रू जो धारा की रीडिंग लेंगे, वो धारा की रीडिंग और जो एमीटर के द्वारा जो ली गई रीडिंग है, धारा की रीडिंग, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे, त्रुटि बोलेंगे। और त्रुटि और एमीटर के जो पाठ्यांक है, उनके बीच में जो हम ग्राफ खींचेंगे, वो ग्राफ ही क्या कहलाएगा, यहाँ अंशोधन वक्र या अंशांकन वक्र कहलाएगा। तो ये बातें हैं। तो एमीटर के जो डिफरेंट पाठ्यांक है,
डिफरेंट डिफरेंट धारा धारा नियंत्रक RS2 की हेल्प से लेंगे डिफरेंट डिफरेंट पाठ्यांक धारा के, उन पाठ्यांकों की तुलना किससे करेंगे? विभवमापी द्वारा सही मान ज्ञात करके एमीटर के पाठ्यांकों के संगत त्रुटि I माइनस आई डैश इक्वल्स टू डेल आई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है भाई, भिन्न भिन्न पाठ्यांकों के लिए, एमीटर के भिन्न भिन्न पाठ्यांकों के लिए विभवमापी के द्वारा सही मान ज्ञात करके एमीटर के पाठ्यांकों के संगत त्रुटियां ज्ञात कर लेते हैं। त्रुटि है डेल आई, और एमीटर के द्वारा मापे गए पाठ्यांक के मध्य जो ग्राफ खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एमीटर का अंशशोधन वक्र या अंशांकन वक्र होता है। और ये इस प्रकार से वक्र इस प्रकार से आता है, इसका वक्र, ये त्रुटि और ये एमीटर के का पाठ्यांक है, धारा का पाठ्यांक, इन दोनों के बीच में ये वक्र इस प्रकार से आता है, अंशांकन हो गया। और जो अगर आपको सही रीडिंग देखनी है, मतलब इस अंशशोधन वक्र से हम सही पाठ्यांक निकालेंगे, जो कि क्या होगा? आई डैश इक्वल्स टू आई माइनस डेल आई। अरे यहाँ से कर सकते हैं, देखो इक्वेशन आई डैश निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, आई डैश इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो आई माइनस डेल आई हो जाएगा। डेल आई क्या है? यहाँ एरर है, आई क्या है? यहाँ एमीटर का पाठ्यांक है। आई किसका पाठ्यांक है? एमीटर का पाठ्यांक है, क्योंकि एमीटर धारा को ही तो मेजर करता है। आई डैश किसका है? ये विभवमापी का पाठ्यांक है। ठीक है ना, विभवमापी जो प्योर वैल्यू देता है उसका पाठ्यांक है ये। ठीक है ना, तो ये आई डैश इक्वल्स टू हो गया, तो इस प्रकार से आई डैश इक्वल्स टू आई माइनस डेल आई हो गया। तो इस प्रकार से टॉपिक दोनों कंप्लीट हो गए, जो कि एग्जाम में अभी तक आए नहीं है, आने का चांस है भाई, कैसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ये आने चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब मतलब एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। ठीक है भाई, ओके, तो फिर ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है।